हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आर के सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी आर एजुकेशन में आप सभी का पुनः फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम वैसा लेक्चर लेके आए हैं जिसमें बच्चों को बहुत सारे डाउट रहते हैं। इसको बुक में इतना ना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। तो आज हम उसी चैप्टर को लेके आए हैं जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता है। वो है 10th क्लास का नंबर 1 है, जिसको जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम बिना देर किए हुए और टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग आज का टॉपिक है संसाधन एवं विकास। देख रहे हैं हम लोग, ये चैप्टर 1 है 10th क्लास का। और इस चैप्टर को हम लोग 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम केवल ये संसाधन के बारे में देख रहे हैं। संसाधन के बारे में इतना इजी वे में समझेंगे कि आपको आज के बाद कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संसाधन के बारे में। तो सबसे पहला है संसाधन को जो है ये जान लेते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन यानी और एक मानव निर्मित संसाधन। यानी कि प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन होता है जो कि प्रकृति ने बनाया है, जिस पर मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, यानी कि मानव का उसको बनने में कोई योगदान नहीं है। तो वो होता है प्राकृतिक संसाधन, जैसे हवा है, पानी है, पर्वत है, ये सारे हैं प्राकृतिक संसाधन। और अगर मानव निर्मित संसाधन की बात करें तो मानव निर्मित संसाधन वह संसाधन होता है जिसको कि मनुष्य ने बनाया है, यानी कि कोई आदमी ने बनाया है। जैसे हवाई जहाज, बस, पंखा, कूलर, बल्ब, ये सारे जो हैं ये मानव निर्मित संसाधन है। और कहीं कहीं पर यह भी मिलता है कि मानव भी एक संसाधन का प्रकार है, क्योंकि मानव को भी हम लोग संसाधन के रूप में यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं भी आप लोगों के लिए क्या हुआ, एक संसाधन हुआ। तो इस प्रकार से संसाधन मुख्यतः तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 प्रकार को कहीं कहीं पर दिया हुआ है। यानी कि एक प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा जो है खुद मानव, यानी कि मानव भी है, वो भी एक संसाधन का प्रकार है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि संसाधन को, वही दोनों संसाधन को, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन को अनेक स्तरों के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार है। तो उत्पत्ति के आधार पर देखते रहे हैं हम लोग, इसको देख रहे हैं कि पहला है जैव संसाधन और दूसरा का अजैव संसाधन। यानी कि जैव संसाधन वह होता है कि जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है तथा इसमें जीवाश्म विद्यमान रहते हैं। यानी कि इससे जो चीज हम लोग प्राप्त करते हैं उसमें जीव और उनसे बना हुआ है कोई चीज अगर है तो वो जैव संसाधन है। जैसे पशु हुए, मछली, मत्स्य हुआ, वनस्पति हुआ, ये सारे क्या है, जैव संसाधन है। और अजैव संसाधन वह संसाधन है जो कि निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि जिसमें जीव नहीं हो, जैसे पर्वत, मिट्टी, ये सारे क्या हैं, अजैव संसाधन है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जैव संसाधन और अजैव संसाधन को भी हम लोग देखा कि अजैव संसाधन में यानी कि किसी प्रकार का जीव उसमें विद्यमान नहीं रहता है। जैसे पेड़ पौधा तो जैव संसाधन है, यानी कि मिट्टी, पर्वत, पत्थर, ये सारे क्या हैं, अजैव संसाधन है। ठीक है, फिर अगला हम लोग देखते हैं समाप्यता के आधार पर, यानी कि समाप्त होने के आधार पर। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक नवीकरणीय संसाधन और एक और नवीकरणीय संसाधन, यानी कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ये इस प्रकार के 2 प्रकार का संसाधन है जो कि समाप्यता के आधार पर है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या है। तो नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है कि जो कि प्रयोग करने के बाद हमारे लिए पुनः उपस्थित हो जाता है। अगर हम एक बार यूज कर लिए तो वो हमारे मतलब कि समाप्त नहीं होने वाला है, वो पुनः हमारे लिए उपलब्ध हो जाता है। जैसे कौन सा बोलिए, तो जैसे मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश है, आज हम लोग उसका यूज किए, तो ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। जब तक सूर्य है ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से ये हुआ नवीकरणीय संसाधन। और इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे हवा है,
पानी है, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो इनका विकास लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। यानी कि अगर एक बार हम इसका यूज कर लेते हैं तो उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, और वो हमारे लिए इतना जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। और इसीलिए ये संसाधन जो है कहा जाता है कि इसको मतलब कि बचा करके यूज करना चाहिए। जैसे इस संसाधन के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो जैसे मान लीजिए कोई धातु है या जितने भी खनिज पदार्थ हैं, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है। या जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला है, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं और इसके उदाहरण को भी समझा। अब हम लोग देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर, यानी कि विकास के स्तर के आधार पर देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है संभाव्य संसाधन और दूसरा का होता है विकसित संसाधन, यानी कि पोटेंशियल और डेवलप्ड। यानी कि पोटेंशियल संसाधन वह होता है, यानी कि संभाव्य संसाधन कि जिसकी मात्रा और गुणवत्ता पता चल चुका है, यानी कि उसको निश्चित किया जा चुका है। ठीक है, लेकिन उसका अभी हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं और भविष्य में हो सकता है कि उसका हम लोग उपयोग करें, और वो हमारे लिए संभाव्य संसाधन का उदाहरण, जैसे राजस्थान में पवन ऊर्जा और गुजरात में सौर ऊर्जा, ये संभाव्य संसाधन का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। ठीक है, और अगला हम लोग देखते हैं विकसित, यानी कि डेवलप्ड। विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका सर्वेक्षण तो किया जा चुका है तथा उनके उपयोग, गुणवत्ता और मात्रा भी तय की जा चुकी है, और इस प्रकार से वो हमारे लिए विकसित संसाधन का उदाहरण है, यानी कि विकसित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं वो विकसित संसाधन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार, तो पहला है व्यक्तिगत, यानी कि इंडिविजुअल। यानी कि व्यक्तिगत मतलब कि इस पर किसी खास व्यक्ति का, यानी कि कोई व्यक्ति का इस पर अधिकार होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, यानी कि निजी लोग का स्वामित्व होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, जैसे कोई बाग है, बाग यानी कि बगीचा, उस पर खुद निजी लोगों का अधिकार रहता है। अगर वो निजी लोगों का अधिकार है तो वो निजी संसाधन के अंतर्गत आएगा। फिर है चारागाह, अगर कोई किसी का निश्चित चारागाह है तो वो अपना है, तो वो निजी संसाधन के अंतर्गत आएगा। फिर है तालाब, अगर किसी का निजी तालाब है तो वो निजी संसाधन के अंतर्गत आएगा। और कुआं, बहुत सारे देखते हैं कि गाँव में कुआं लोग अपना खुदवा कर रखते हैं, या नलकूप वगैरह, वो निजी संसाधन के उदाहरण है। ठीक है, और सामुदायिक, यानी कि सामुदायिक मतलब कि ये वैसा संसाधन का प्रकार है जिस पर समुदाय के सभी लोगों का अधिकार रहता है और सारे लोगों के लिए ये सुलभ रहता है, यानी कि इस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, वो सामुदायिक संसाधन कहलाता है। जैसे शमशान भूमि, शमशान भूमि में किसी खास व्यक्ति का नहीं होता है, वो समुदाय का होता है। या खेल का मैदान, ये भी समुदाय का होता है, किसी खास व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं होता है। या शहरों में देखते हैं आप लोग, नगरों में बड़े बड़े पार्क जो होते हैं, ये भी सामुदायिक संसाधन के ही उदाहरण है। या फिर देखते हैं तालाब, तालाब जो भी है ये सामुदायिक संसाधन के भी उदाहरण है। फिर देखते हैं हम लोग अगला राष्ट्रीय, इस प्रकार से हम लोगों ने समझा व्यक्तिगत और सामुदायिक। अब देखते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो सबसे पहले राष्ट्रीय को देखते हैं। राष्ट्रीय संसाधन वह संसाधन होता है जो तकनीकी तौर पर राष्ट्र में पाए जाते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि एक राष्ट्र में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं उस पर किसी राष्ट्र का, यानी कि राष्ट्र का ही अधिकार रहता है, वो राष्ट्र के ही अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के सारे संसाधन जो हैं वो राष्ट्रीय संसाधन ही होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए खनिज पदार्थ, जल संसाधन, ये राष्ट्रीय संसाधन के ही उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी कि ये ऐसा संसाधन है कि इस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। इस पर किसका अधिकार होता है, बल्कि इस पर किसी खास देश का अधिकार नहीं होता है, और ये इसका देखरेख कौन करता है,
तो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो इसके अंतर्गत इसका देखरेख करती हैं, और बिना उसके इजाज़त के बगैर कोई भी देश उसका यूज नहीं कर सकता है। जैसे भारत का भी देखते हैं कि 200 समुद्री मील के इधर जो है वो यूज कर सकता है, अगर उसके बाद अगर जो भी चीज़ यूज करना है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से इजाज़त लेना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं यानी कि उत्पत्ति के आधार पर देखा तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन, समाप्यता के आधार पर देखा तो नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, फिर हमने विकास के स्तर के आधार पर देखा तो संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, और फिर स्वामित्व के आधार पर देखा तो व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन, और फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इतना तो हम लोग समझ गए बच्चों कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अब थोड़ा सा ये बताइए कि संसाधन कहते किसे हैं। तो इसमें देखिए, संसाधन हम उसे कहते हैं यानी कि जिस चीज़ का भी हम लोग अगर उपयोग करते हैं तो वो सारा चीज़ संसाधन होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग हवा सांस लेते हैं तो ये हमारे लिए संसाधन है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों के लिए संसाधन हूँ। अगर हम लोग पंखा का यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए संसाधन है। अगर हम बस का यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए संसाधन है। हवाई जहाज का यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए संसाधन है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ का भी हम लोग अगर उपयोग करते हैं तो वो सारा चीज़ संसाधन के अंतर्गत आता है। तो चलिए बच्चों, इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और जो भी डाउट्स हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर समझ में आए तो फिर मैं समझाने का प्रयास करूँगा, और मैंने अपने स्तर से एकदम ईजी वे में इसको समझाया है। तो इसका लेक्चर 2 देखना ना भूलिएगा, क्योंकि इसका बचा हुआ पार्ट जो है यानी कि इसका शेष भाग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, ओके बाय।